हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाले चैप्टर की। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट किए थे। हालांकि कई सारे पिछले लेक्चर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर भी हो चुके हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हो तो उन लेक्चरों को जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, सभी आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे, वो प्लेलिस्ट में यानी चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लाइट रिएक्शन में कैसे कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस यानी NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है जो एनर्जेटिकली मॉलिक्यूल है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिटेल में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने फिर उसके बाद देखा कि डार्क रिएक्शन में कैसे जो है लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे कैसे कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और हम लोगों ने देखा कैल्विन साइकिल कैसे रन करती है। कैल्विन साइकिल जो 3 स्टेप प्रोसेस होता है, वहां पे कैसे कैसे ये जो है जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे कैसे यूटिलाइज होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से यानी C3 साइकिल के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्लांट हम लोग बात करें किसकी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। 3 तरह से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 3 टाइप्स पाथवे होते हैं जो प्लांट में जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोगों को बोर्ड में मेरे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है कि इन प्लांट 3 पाथवे फॉर CO2 फिक्सेशन। इन प्लांट 3 पाथवे फॉर CO2 फिक्सेशन। पहला जो है वो कौन सा है, कैल्विन साइकिल, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में बात की हुई है। और जो लोग इस चैनल में नए हों, जो लोग कैल्विन साइकिल वाला लेक्चर ना देखे हों, तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो कैल्विन साइकिल का कंसेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लेक्चर को जाके जरूर अटेंड कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कैल्विन साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कैसे कैसे कैल्विन साइकिल रन करती है, कैसे कैसे जो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करती है कैल्विन साइकिल। ठीक है, और कैल्विन साइकिल के दौरान कैसे कैसे जो है वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और कितने मतलब कैल्विन साइकिल जो 6 टाइम रन करती है, तो क्यों कैल्विन साइकिल को जो है 6 टाइम रन करना पड़ता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम लोग ऑलरेडी कैल्विन साइकिल में कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात कर रहे हैं, C4 पाथवे की बात करेंगे। ठीक है, और C4 पाथवे के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, कैम की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। भैया कैम का जो फुल फॉर्म होता है तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। ये आप लोगों से नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द कैम। ठीक है, कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा है, वॉइस वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे C4 साइकिल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा C4 प्लांट या C4 साइकिल। तो C4 प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें जो है 4 कार्बन का प्रोडक्ट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो 4 कार्बन का होता है। और ऐसे प्लांटों को हम लोग क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, C4 प्लांट बोलते हैं। जो 4 कार्बन का जो कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। इसलिए ऐसे प्लांटों को जिनके अंदर 4 कार्बन के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है यानी ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, तो ऐसे प्लांटों को हम लोग क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया ना कि क्या होते हैं C4 प्लांट। अब C3 प्लांट तो वो भी तो प्लांट थे ना, तो काहे C3 प्लांट को C4 प्लांट से अलग कर दिया गया, यानी C3 प्लांट से C4 प्लांट को काहे अलग कर दिया गया, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो भैया देखिए यहाँ पे एक प्लांट C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, और क्या होते हैं, कैम प्लांट होते हैं। तो जब C3 प्लांट के पास C4 प्लांट गया, यानी कहानी बता रहा हूं, ठीक है, कि जैसे ही C3 प्लांट के पास मीटिंग हुई तो C3 प्लांट ने बोला कि भैया हम तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। बोले भैया काहे तुम डिस्टर्ब चल रहे हो, काहे इतना ज्यादा परेशान हो। बोले यार मेरे इधर तो फोटोलिसिस वाला जो प्रोसेस होता था वो होता था, तो ये
जो फोटोलिसिस वाला प्रोसेस था, फोटोलिसिस के प्रोसेस के दौरान तो ठीक ही ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि एक प्रोसेस होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जो C3 प्लांट में होता है लेकिन C4 प्लांट में नहीं होता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक है। तो एक मिनट। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मुझे लग रहा था कि टेक्निकल इशूज है, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है। प्रॉपर तरीके से हर चीज अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ मैं क्या पूछ रहा था, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जो C3 प्लांट थे वो C4 प्लांट में C3 प्लांट में क्या डिफरेंस है। तो मैं भैया आप लोगों को बता दूं कि जो C4 प्लांट थे, C4 प्लांट जो C4 प्लांट थे वो किससे बचना चाहते थे, वो बचना चाहते थे, C4 प्लांट बचना चाहते थे फोटो रिस्पायरेशन से। किससे बचना चाहते थे भैया, फोटो रिस्पायरेशन से बचना चाहते थे, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन एक बेस्ट प्रोसेस था जो C4 प्लांट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन के दौरान होता क्या है, हालांकि मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में फोटो रिस्पायरेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फोटो रिस्पायरेशन के बारे में बता देता हूं। मैंने आप लोगों को जब कैल्विन साइकिल बताई थी तो वहां पे मैंने एक एंजाइम का नाम बताया था, रुबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट सिंथेटेज, सॉरी रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है मेसोफिल सेल में, तब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कब इंक्रीज हो जाएगा, जब दिन में कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जब स्टोमेटा क्या होने लगते हैं, क्लोज होने लगते हैं, अधिक धूप यानी अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा धूप पड़ने की वजह से क्या होते हैं कि स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं। तो स्टोमेटा क्लोज होने के ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो फोटोलिसिस के दौरान जो ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती थी ना, तो उस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से प्लांट एक जो कैल्विन साइकिल तो रन करती है, कैल्विन साइकिल में एक बेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस करने लगते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस। फोटो रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो कैल्विन साइकिल तो क्या करती है, ये कैल्विन साइकिल थी, RuBp, इससे बनता था क्या, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इससे बनता था क्या, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर बन जाता था ऐसे। ये कैल्विन साइकिल का पूरा प्रोसेस था। और यहाँ पे एक इंजाइम का इंजाइम की रिक्वायरमेंट होती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम थी। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस होता है, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होने लगता है। तो नॉर्मल जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए तो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, CO2 की, तब जाकर के बनता है C6, H12O6 है। मैंने हालांकि आप लोगों को कैल्विन साइकिल में बताया हुआ है कि ये जो कार्बन होता है वो किसका कार्बन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही कार्बन होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेसोफिल सेल में बढ़ जाएगा तो इसके साथ कैल्विन साइकिल में O2 क्या करने लगता है, बाइंड हो जाता है, और यहाँ पे प्रोसेस होने लगता है कौन सा वाला, ऑक्सीजनेशन, यानी RuBp के साथ कौन बाइंड कर जाता है, O2, और कौन सा प्रोसेस होने लगता है, ऑक्सीजनेशन वाला। और ऑक्सीजनेशन के दौरान अब ऑक्सीजन से तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, ऑक्सीजन से यहाँ तो कार्बन चाहिए ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, रन करता है उसी तरह, क्या करेगा, ATP यूटिलाइज करेगा। यहाँ पे जो हम लोग यूज करते थे ना, 2NADPH2 जो यूज करते थे, साथ ही साथ 2ATP हम लोग यूज करते थे, ठीक है, 2ATP यूज करते थे। तो ऐसे क्या करेगा, ये हर चीज यूज करेगा लेकिन उसको ग्लूकोज बना करके नहीं देगा, किसको, प्लांट को। तो ये तो यार एक वेस्ट प्रोसेस हुआ ना, कैसा हुआ ये वेस्ट प्रोसेस हुआ, फालतू में क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है भाई साहब। जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन हुआ था तो उसको भी बर्बाद कर रहा है और बना के हमें कुछ दे नहीं रहा है। तो एक तो बेस्ट प्रोसेस हुआ ना ये तो।
तो क्या होता है कि इसी प्रोसेस से बचने के लिए, यानी ये फोटोफॉस्फोराइलेशन से बचने के लिए प्लांट, ये जो C4 प्लांट से, तो इन्होंने अपनी एनाटॉमी में चेंज कर दिया। क्या कर लिया भैया? एनाटॉमी में चेंज कर लिया। C4 प्लांट कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल यानी C3 प्लांट के अपेक्षा इन्होंने क्या कर लिया? अपने एनाटॉमी में चेंज कर लिया। इन्होंने एक जो है प्रोसेस कहा, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग जो है अपना जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है, तो हम लोग सिंगल सेल में कंप्लीट नहीं करेंगे। कितनी सेल में कंप्लीट करेंगे? डबल सेल में कंप्लीट करेंगे। बोले हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग मेसोफिल सेल से लेंगे। देखिएगा कितने चालाक है C4 प्लांट, ठीक है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला प्रोसेस था, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, और ये साइकिल वेस्ट क्या करती रहती है? रन करती रहती है, जिससे क्या होता है? एनर्जी यूटिलाइज होती है, साथ ही साथ रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूटिलाइज होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसी प्रोसेस से यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन से बचने के लिए, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से बचने के लिए प्लांटों ने क्या, सॉरी फोटो रिस्पायरेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं, सॉरी फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए प्लांटों ने क्या किया कि अपने एनाटॉमी में चेंज कर लिया। कौन सा प्लांट? C4 प्लांट। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक है। C4 प्लांट ने अपने आप में चेंज कर लिया, यानी अपने एनाटॉमी में चेंज कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि भैया हम एक काम करेंगे कि मीजोफिल सेल से तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। क्या लेंगे? मीजोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और हम लोग जो है अपनी कैल्विन साइकिल को रन कराएंगे। कहां पे? बंडल शीथ सेल में कराएंगे, जो कि क्या होती है? गैस के लिए इम्परमेबल होती है। तो C4 प्लांट C3 प्लांट से बता रहे थे, तो C3 प्लांट ने कहा कि भैया ठीक है, तुम तो कह रहे हो कि हम ऐसी जगह कराएंगे जहां पे गैस जाएगी ही नहीं। तो बोले जब कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें मिलेगी नहीं, तो तुम ग्लूकोज कहां से बना पाओगे? बोले भाई मेरे पास उसका आइडिया है, सॉल्यूशन है। जब गैस के लिए परमेबल ही नहीं है बंडल सी सेल, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक गैस है ना। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास आइडिया है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ले जाऊंगा? इनडायरेक्ट तरीके से ले जाऊंगा। और उन्होंने एक क्रैंच एनाटॉमी अपनाई। क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है किसमें? ये पाई जाती है C4 प्लांट में। ये आप लोगों के नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्या है भैया? नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो क्रैंच एनाटॉमी होती है वो किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है C4 प्लांट में। ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज क्रैंच एनाटॉमी, ठीक है। ये क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट होता है सेल का, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रैंच एनाटॉमी के दौरान इन्होंने क्या किया कि ऐसे देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है? क्रैंच एनाटॉमी का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है भैया। अब इसको आप लोग देखिएगा, क्रैंच एनाटॉमी वाले, इसको हम लोग समझेंगे क्रैंच एनाटॉमी को। इसको जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं, ठीक है, ताकि क्लियर विजुअलाइज हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो नीचे वाली होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अब मैं ये प्रोसेस मिटा देता हूं, ठीक है, कार्बन साइकिल वाला। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इनको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल बोलते हैं। और ये वाली जो सेल होती हैं, इनको हम लोग, ये जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल बोलते हैं। वस्कुलर बंडल बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और इन वाली सेल्स को, ये जो रेड कलर की आप लोगों को दिख रही होंगी ना, इन वाली सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल बोलते हैं। बंडल शीथ सेल बोलते हैं, ठीक है। बंडल शीथ
सेल बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट होता है बंडल शीथ के अंदर क्या पाया जाता है, वस्कुलर बंडल पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और साथ ही साथ ये वाली जो सेल होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। और ये वाला लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये क्या हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गया। मैं भैया आप लोगों को बता दूं, ये जो होती है, जो बंडल शीथ सेल होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। क्या होती है भैया, डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। ये ऐसे, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है काफी क्या होती है, टफ होती है। और टफ होने के साथ साथ क्या होती है, ये गैस के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है, गैस के लिए परमेबल नहीं होती है। तो भैया जब गैस के लिए इम्परमेबल होती है तो ये कैसे जो है गैस को, मतलब गैस तो चाहिए चाहिए ना। कैल्विन साइकिल तो ये अपनी कहां पे रन करा रहे हैं, बंडल शीथ सेल में रन करा रहे हैं। जब ये कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में रन कर रही है, यहाँ पे रन कर रही है, ये कैल्विन साइकिल है हमारी। जब कैल्विन साइकिल यहाँ पे रन करेगी तो मेसोफिल सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड आना हो वो कैसे बंडल शीथ सेल में आएगा। तो ये भैया जो मेसोफिल सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो डायरेक्ट तरीके से नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है कि मेसोफिल सेल में क्या पाया जाता है, पीपी पाया जाता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट पाया जाता है। जो फास्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। और वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर वो क्या होता है, माइलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माइलिक एसिड में। और भैया एसिड परमेबल है बंडल शीथ सेल के लिए, लेकिन गैस परमेबल नहीं है। तो इसी तरह माइलिक एसिड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सॉरी बंडल शीथ सेल के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। और फिर बंडल शीथ सेल में माइलिक एसिड फिर से टूट जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है और माइलिक एसिड क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन वो निकल गया किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और वही कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीथ सेल में क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है और कैल्विन साइकिल को रन करा लिया जाता है। तो यहाँ कभी भी फोटो रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो कंसंट्रेशन ही नहीं बढ़ेगा। और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो फोटो रिस्पायरेशन वाला तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो C4 प्लांट पूरी तरह से फोटो रिस्पायरेशन से क्या होते हैं, सेफ होते हैं, बचे हुए होते हैं। ये C3 प्लांट के कंपैरिजन में अपने एनाटॉमी में क्या कर लिए हैं, चेंज कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटो रिस्पायरेशन जैसे बेस्ट प्रोसेस से, यानी बेस्ट प्रोसेस से बचने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बेवजह एनर्जी को क्या करते हैं, फोटो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने से एनर्जी बर्बाद होती है, लेकिन उससे उसका कोई फायदा नहीं होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्रैंच एनाटॉमी को हम लोगों ने देख लिया। अब मेसोफिल सेल क्या होती है भैया, मेसोफिल सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेसोफिल सेल जो होती हैं तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है भैया, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है विथ ग्रेना। जो मेसोफिल सेल होती है इनमें क्या पाया जाता है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ग्रैनल ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, विथ ग्रेना, विथ ग्रेना। ग्रेना पाया जाता तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा फोटो रिस्पायरेशन वाला, मतलब फोटोलिसिस वाला प्रोसेस होता होगा, यानी वाटर का क्या होता होगा, ब्रेकडाउन होता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिलीज होती होगी, ऑक्सीजन रिलीज होती होगी। जब यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा क्या होगा भैया, H2O टूटेगा इसे, क्योंकि क्योंकि क्या है, विद ग्रेना है, ग्रैनल ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, ये कौन, मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल में क्या होगा, H2O टूटेगा, H2O टूटेगा किसमें, H प्लस में और इलेक्ट्रॉन में प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, O2 में। तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ऑक्सीजन यहाँ पे तो इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी विद ग्रेना होता है। तो यहाँ पे फोटोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है,
होता है, यहाँ पे फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बंडल सीस सेल में क्या होता है, यहाँ पे क्या कैसी जो पाई जाती है, यहाँ पे आग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है भैया, आग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, आग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोलिसिस वाला प्रोसेस नहीं होता है। क्या नहीं होता, फोटोलिसिस वाला प्रोसेस नहीं होता है। और जब फोटोलिसिस नहीं होता तो भैया काहे की ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज होगी। फोटोलिसिस होता क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ था लाइट रिएक्शन में कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलिसिस। और जब फोटोलिसिस होता था, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्रोटॉन यानी H प्लस आयन रिलीज होते थे, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे, और साथ ही साथ क्या रिलीज होता था, ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते थे और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होता था। लेकिन ये कहां पे होता था, ग्रेना में होता था। और ग्रेना एक जो है लाइट रिएक्शन का एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे तो मैं बता रहा हूं कि मीजोफिल सेल में तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विथ ग्रेना, यानी ग्रेना पाया जाता है। लेकिन बंडल सीस सेल में कैसा पाया जाता है, आग्रेनल, यानी क्या पाया जाता है, आग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहां पे फोटोलिसिस वाला प्रोसेस नहीं होता है। और जब फोटोलिसिस ही नहीं होती है तो फिर ऑक्सीजन काहे का, अरे काहे का भैया ऑक्सीजन, अरे कुछ ऑक्सीजन 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 वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है भैया यहाँ पे। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो ये जो है फोटो रिस्पायरेशन जैसे वेस्ट प्रोसेस से बचे रहेंगे और इनकी एनर्जी बेवजह बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। तो C4 प्लांट ने अपनी एनाटॉमी में क्या किया, चेंज किया। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ द मीजोफिल सेल, ये पॉइंट देखिएगा आप लोग गौर से, द मीजोफिल सेल आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू। जो मीजोफिल सेल होती है भैया वो पैलिसेड और स्पंजी टिश्यू में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, किसमें, C4 प्लांट में। किसमें भैया, C4 प्लांट में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मीजोफिल सेल कंटेन ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता भैया, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, फोटोलिसिस वाला प्रोसेस होगा, यानी क्या होगा, H2O टूटेगा किसमें, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2। जो O2 क्या होता है, यही कंसंट्रेशन क्या करता है, मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है। जब क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, अधिक गर्मी होने की वजह से। जैसे क्या होता है कि दिन उनके समय क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो स्टोमेटा क्या होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो जब टेम्परेचर हाई हो गए, यानी दिन में, यानी दोपहर में क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, लाइट तो मिल रही है, लाइट मिल रही है तो फोटोलिसिस वाला तो प्रोसेस होगा। लेकिन स्टोमेटा बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ना मिल पाएगी प्रॉपर तरीके से, जिससे CO2 का कंसंट्रेशन घट जाएगा और फोटोलिसिस लगातार होती रहेगी तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये बेस्ट प्रोसेस करने लगेंगे, कैल्विन साइकिल को क्या कराने लगेंगे, रन कराने लगेंगे। लेकिन उसको बना करके खाना नहीं देंगे, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करके नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, किसमें, C3 प्लांट में। लेकिन C4 प्लांट ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे कि 2 सेल यानी टू सेल में अपना स्टेप कंप्लीट करेंगे। पहले में क्या करेंगे कि पहले से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जिसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, माइलिक एसिड में। और माइलिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे कि माइलिक एसिड क्या है, बंडल सीस सेल में क्या है, परमेबल है, गैस तो इम्परमेबल है। तो बंडल सीस सेल के अंदर माइलिक एसिड जाएगा और वहां पे टूट जाएगा, किसमें, टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। और माइलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। वहां पे एक कार्बन रिलीज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, CO2। और जैसे ही बंडल सीस सेल को CO2 मिल जाएगा, यहाँ पे CO2 मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, कार्बन साइकिल को रन करा देगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको समझ लिया बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बंडल सीस सेल कंटेन आग्रेनल, कैसा भैया, आग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। कैसा पाया जाता है, आग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे कैल्विन साइकिल बना रखी है ना भैया, तो ये जो कैल्विन साइकिल बना रखी है तो ये कैसी है, फोटो रिस्पायरेशन वाली बना रखी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोटो रिस्पायरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा था ना, फोटो रिस्पायरेशन के दौरान
यहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया था, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कैलविन साइकिल तो रन करती थी, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता था। किसमें? C3 प्लांट में। C4 प्लांट इसी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 सेल में अपना जो है स्टेप कंप्लीट किया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज क्रैन्स एनाटॉमी। यहाँ पे देखिए क्या है, ये बंडल सी सेल है, ये क्या है, ये मेसोफिल सेल है। इन्हें हम लोग क्या, बंडल सी सेल में क्या करते थे, ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, बंडल सी सेल में, और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मेसोफिल सेल में। तो फोटोलिसिस का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, बंडल सी सेल, सॉरी मेसोफिल सेल में होगा, लेकिन फोटोलिसिस का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, किसमें, बंडल सी सेल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट ही नहीं होते। जब ग्रेना नहीं प्रेजेंट होते तो फोटोलिसिस कैसे होगी, जब फोटोलिसिस नहीं होगी भैया तो काहे का ऑक्सीजन, फिर तो ऑक्सीजन वाला कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पे रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे कैसे होते हैं, क्यों C4 प्लांट ने अपने एनाटॉमी में चेंज किए, क्यों उन्होंने क्रैंच एनाटॉमी को अपनाया, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या वजह थी क्रैंच एनाटॉमी को अपनाने की, क्या वजह थी C4 प्लांट से, मतलब C4 प्लांटों को अलग होने की क्या जरूरत थी C3 प्लांट से, ठीक है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल समझ लिया, ठीक है। और ये हम लोगों ने पूरा एकदम से बढ़िया से समझ लिया। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग C4 साइकिल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल के बीच में C4 साइकिल रन करती है, कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले करके माइलिक ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर माइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे कैसे माइलिक एसिड बंडल सी सेल में एंटर करती है। इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसके, तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे C3 साइकिल, सॉरी C4 साइकिल के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि C4 साइकिल कैसे कैसे जो है फॉर्मेशन करती है, किसका, मालिक एसिड का, कैसे फॉर्मेशन करती है ऑक्जेलिक एसिड का, और क्या क्या जो है, कौन सी मेसोफिल सेल है और कौन सी बंडल सी सेल है, कैसे इनके बीच में, दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, किसके लिए परमेबल है, किसके लिए इम्परमेबल है, ये सारी बात करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जो ऊपर वाली आप लोगों को सेल दिख रही होगी, ये क्या है भैया, ये मेसोफिल सेल है। क्या है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। और ये जो आप लोगों को सेल दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल सी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल सी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बंडल सी सेल है, और ये क्या है, मेसोफिल सेल है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बंडल सी सेल होती है, ये क्या होती है भैया, डबल मतलब मेम्ब्रेनस होती है, जो कि क्या होती है, बहुत ही ज्यादा थिक होती है। थिक होने के साथ साथ ये क्या होती है, गैस के लिए इम्परमेबल होती है। गैस के लिए परमेबल नहीं है, गैस के लिए क्या है, ये इम्परमेबल है। कौन, बंडल सी सेल, सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल ही गैस के लिए परमेबल है, जो कि डायरेक्टली किसके संपर्क में रहती है, स्टोमेटा के संपर्क में रहती है। मैंने आप लोगों को क्रैंच एनाटॉमी में दिखाया होगा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के संपर्क में रहती है। यहाँ पे ऐसे स्टोमेटा होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा होता है यहाँ पे, ये स्टोमेटा होता है। और यहीं से क्या होता है, इसमें क्या होता है, CO2 गैस क्या करती है, इंटर करती है, कहां से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से CO2 गैस यहाँ पे क्या करती है, अंदर इंटर करती है। लेकिन CO2 गैस को प्राइमरी एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पीईपी बोलते हैं, पीईपी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बोलते हैं भैया, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फास्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। यही फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है भैया, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या,
किसकी उपस्थिति में? एक एंजाइम की उपस्थिति में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीईपी कार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं? पीईपी कार्बोक्सिलेज। पीईपी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ये एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक CO2 है। और ये CO2 यहां पर आकर के, ये CO2 आकर के यहाँ पे पीईपी प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करेगा? उस CO2 को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? OAA का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? OAA। ठीक है। ये कितने कार्बन कंपाउंड है? तो ये भैया 3 कार्बन, एक कार्बन तो इसका था, एक कार्बन तो इसका था ना, एक कार्बन इसका था, और 3 कार्बन इसके थे। तो अभी कितने कार्बन कंपाउंड हुआ? कितने कार्बन कंपाउंड हुआ? जी हाँ, ये कितने कार्बन हुआ? ये 4 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, पड़ी थी, ठीक है, जरूरत पड़ी थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीईपी कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। किसका? CO2 का, जो एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज फॉर्मेशन करता है। किसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ऑक्सैलो एसिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ माइलेट डिहाइड्रोजिनेज। किसकी उपस्थिति में भैया? माइलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी क्या है? एक एंजाइम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइलेट डिहाइड्रोजिनेज। माइलेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ये फॉर्मेशन करता है 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन एसिड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? माइलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिक एसिड बोलते हैं। ये जो थी, जो बंडल सी सेल की जो मेम्ब्रेन थी, ये थिक मेम्ब्रेन थी एंड नॉट परमेबल फॉर गैसेज। ये क्या थी? थिक मेम्ब्रेन थी। क्या थी? थिक membrane and not permeable for गैस। ये गैस के लिए तो परमेबल थी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली यहाँ पे आ नहीं सकता, लेकिन एसिड के लिए तो परमेबल है ना, एसिड तो आ सकता है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है ना? ठीक है। वॉइस वगैरह आई होप क्लियर होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप लोगों को हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज भी हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस बताया, माइलिक एसिड बन गया। अब ये जो माइलिक एसिड होता है, ये भी क्या होता है भैया? 4 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन एसिड ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिक एसिड बोलते हैं। अब माइलिक एसिड तो परमेबल है ना बंडल सी सेल में, तो माइलिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पे इंटर कर जाएगा। माइलिक एसिड यहाँ पे क्या कर जाएगा? इंटर कर जाएगा, और ये माइलिक एसिड आ गया किसमें? बंडल सी सेल में। माइलिक एसिड इंटर कर गया किसमें? बंडल सी सेल में। ये 4 कार्बन है, ये बंडल सी सेल में इंटर किया, और बंडल सी सेल में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें टूट जाएगा भैया? ये टूट जाएगा पायरुविक एसिड में, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कौन? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड होने के साथ साथ ये पायरुविक एसिड फिर से चला जाएगा किसके पास?
मीजोफिल सेल में चला जाएगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी होगी कि मालिक एसिड तो 4 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो भैया एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन जो है, एक कार्बन यहाँ पे क्या हुआ, निकल आया बाहर। क्या हुआ भैया? ये CO2 निकल आया बाहर। और यहाँ पे साथ ही साथ ये लेके आया था क्या? ये लेके आया था NaDPH2 लेके आया था। NaDPH2 लेकर के आया था, टूटा था किसमें? NaDP प्लस में। ये यहां से NaDPH2 भी लेकर के आया था, तो यहाँ पे साथ ही साथ रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NaDPH2 भी क्या होगा, यहाँ पे ऐसे क्या होगा, रिलीज होगा। यानी क्या बनेगा यहां से, यहाँ पे बनेगा NaDP प्लस से बनेगा क्या, NaDPH2। ठीक है, तो NaDPH2 भी आ गया और साथ ही साथ क्या आ गया, CO2 भी आ गया। और यहाँ पे भी वही एंजाइम वर्क करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलेट डिहाइड्रोजनेज। क्या बोलते हैं? माइलेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज इसी की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, माइलिक एसिड ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन एसिड है। और माइलिक एसिड कितने कार्बन एसिड है? 4 कार्बन एसिड है। तो 3 कार्बन एसिड में इसलिए ये टूटा क्योंकि इसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना था, बंडल सी सेल में रिलीज करना था इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे ही बंडल सी सेल को यहाँ पे CO2 मिल जाएगी और NaDPH2 रिड्यूसिंग सब्सटेंस मिल जाएगा, तो ये शुरू कर देता है कैल्विन साइकिल। क्या शुरू कर देगा भैया? कैल्विन साइकिल। RuBP ये यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिड्यूस कर देगा किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। और फिर से ये क्या बन जाएगा, RuBP बन जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका मुझे था इंतजार, क्या, C6H12O6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को यहाँ पे एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी जिसको हम लोग बोलते थे क्या, रुबिस्को। क्या बोलते थे? रुबिस्को। ये रुबिस्को की प्रेजेंस में और ये CO2 यहाँ पर क्या कर ली जाएगी, यूटिलाइज कर ली जाएगी। यहाँ पे ये CO2 यहाँ पर क्या कर जाती है, RuBP प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कैल्विन साइकिल में CO2 का। ठीक है, तो RuBP क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन कंपाउंड है। हालांकि मैंने कैल्विन साइकिल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को कैल्विन साइकिल वाले लेक्चर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों तो उस लेक्चर को देखना ना भूलें, क्योंकि मैंने कैल्विन साइकिल का कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से उस लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस लेक्चर को जाकर के जरूर देख लें ताकि आप लोगों को कैल्विन साइकिल वाला कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, RuBP का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ ये जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस था ना, इस रिड्यूसिंग सब्सटेंस का भी क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है। NaDPH2 टूट जाएगा किसमें, NaDP प्लस में। और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी भी यूज की जाती है, हालांकि ये बात मैंने कैल्विन साइकिल में बताई हुई है। तो इस तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैल्विन साइकिल के दौरान, और कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वाले को बोलते हैं रिडक्शन, ये एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, और थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। ये बात मैंने आप लोगों को कैल्विन साइकिल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे CO2 और NaDPH2 को इनडायरेक्ट तरीके से लाया जाता है और कैल्विन साइकिल में यूज कर लिया जाता है। अब ये पायरुविक एसिड
ये क्या कर जाएगा, फिर से वापस चला जाएगा कहां पे, मीजोफिल सेल में। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब भैया वही होता है कि जो चीज जहां से लिए हो तो उसको इज्जत के साथ यानी विद एनर्जी वहीं पे क्या कर दो, वापस कर दो। तो ये पायरुविक एसिड जाकर के फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फास्फोइनॉल पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कौन, पायरुविक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट डी डाइकाइनेज। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ये एंजाइम है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फास्फोइनॉल में। और साथ ही साथ यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, एनर्जी की। क्योंकि मैंने बताया ना इज्जत के साथ यानी विद एनर्जी, जो चीज जहां से लिए हो तो विद एनर्जी वहीं पे क्या कर दो, वापस कर दो। तो यहाँ पे एटीपी भी यूटिलाइज होगा, यानी एटीपी को हमें देना पड़ेगा क्या, एडीपी, एटीपी, एटीपी टूट जाएगा किसमें, मैं बताता हूं यहाँ पे, एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, तो टूट जाएगा किसमें, टूट जाएगा एटीपी, टूट जाएगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसी को क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा कहां पे, एनर्जी में, यानी फास्फोइनॉल पायरुवेट के फॉर्मेशन में। जब पायरुविक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि केल्विन साइकिल में होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। एटीपी से क्या बनता है, एडीपी बनता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। और ये प्रोसेस था पूरा क्या, ये जो प्रोसेस होता है किसमें होता है, C4 प्लांट में होता है। किसमें होता है भैया, C4 प्लांट में प्रोसेस ये होता है। ये C4 प्लांट का प्रोसेस है, और C4 प्लांट में ही क्या पाई जाती है, क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर पता चल रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा कि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन वाला तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे बंडल सी सेल में ऑक्सीजन तो आ नहीं सकती है, और जब ऑक्सीजन नहीं आ सकती है तो फोटो रिस्पायरेशन वाला कोई चांस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जब फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा तो केल्विन साइकिल बेस्ट रन करेगी नहीं, और जब केल्विन साइकिल बेवजह रन नहीं करेगी, एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगी, एनर्जी को बर्बाद नहीं करेगी, तो इन प्लांट को बहुत ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा, और ये क्या कर लेते हैं, इजिली क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो केल्विन साइकिल जो C4 प्लांट से अपने एनाटॉमी में चेंज क्यों किए, क्यों उन्होंने क्रैंच एनाटॉमी को अपनाया, तो क्रैंच एनाटॉमी को अपनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, ये बचना चाहते थे फोटो रिस्पायरेशन से। फोटो रिस्पायरेशन के दौरान होता क्या है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रुबिस्को बाइंड करने लगती है, रुबिस्को यानी कार्बोक्सिलेशन की जगह क्या होने लगता है, ऑक्सीजनेशन होने लगता है। और ऑक्सीजनेशन होने की वजह से साइकिल तो रन करती है, एनर्जी भी यूटिलाइज करती है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी यूटिलाइज करती है, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करती है। और ये एक प्लांट का बहुत ही बड़ा वेस्ट प्रोसेस है, यानी बेकार प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता लेकिन साइकिल रन करती है। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए C4 प्लांट ने अपने अंदर क्रैंच एनाटॉमी को क्या किया, डेवलप किया। और C4 प्लांट इसीलिए C3 प्लांट से क्या है, डिफरेंट हैं, क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन वाला वेस्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देता हूं। ये हम लोगों ने क्या ले रखी है, एक बंडल सी सेल है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के संपर्क में होती है, यानी स्टोमेटा के संपर्क में होती है।
बंडल सी सॉरी मीजो ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के संपर्क में होती है स्टोमेटा के संपर्क में, ठीक है। तो स्टोमेटा से एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर करता है और इसको प्राइमरी एक्सेप्टर होता है मीजोफिल सेल में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ये एक्सेप्ट कर लेता है CO2 को और फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्मेशन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ माइलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉर्मेशन करता है किसका, माइलिक एसिड का। और साथ ही साथ यहाँ पे NADPH2 रिड्यूस हो जाता है, टूट जाता है किसमें, NADP प्लस में। यही माइलिक एसिड अंदर इंटर कर जाता है किसमें, बंडल सी सेल में, क्योंकि बंडल सी सेल क्या होती है, थिक मेम्ब्रेनस होने की वजह से क्या करती है, ये गैसेस के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है, लेकिन एसिड के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। तो माइलिक एसिड इसके अंदर इंटर कर जाएगा और माइलिक एसिड फाइनली फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, किसमें टूट जाएगा, ये पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, मालिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन वही है जो CO2 है। ये जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ है ना, तो यही तो एक कार्बन है ना, ये सिंगल कार्बन तो होता है ना, ये CO2 और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिलीज हो जाता है, NADPH2 रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिलीज होता है। और कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए यही तो चाहिए ना, ये चाहिए, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। और जैसे ही बंडल सी सेल में CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो कैल्विन साइकिल रन करने लगती है। और कैल्विन साइकिल RUBP CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, कैल्विन साइकिल में RUBP होता है, जो कि क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 फास्फोग्लाइसिक एसिड, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। वही 3 फास्फोग्लाइसिक एसिड रिड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस की वजह से ये क्या होता है, रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है। ये 3 फास्फोग्लाइसिक एसिड रिड्यूस हो जाता है किसमें, मतलब रिड्यूस हो जाता है किसमें, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जब ये कैल्विन साइकिल 6 टाइम रन करती है। और ये 5 कार्बन वापस कर देती है किसको, RUBP को। और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी भी क्या होती है, यूटिलाइज होती है, क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। ATP टूट जाएगा किसमें, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा प्रोसेस होता था और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे भैया क्रैंच एनाटॉमी। और यही कंप्लीट C4 प्लांट, ये देखिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो कितने कार्बन का बना है, ये 4 कार्बन का बना है। 4 कार्बन की बना ये 4 कार्बन के बना होने की वजह से इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट जो ये साइक्लिक प्रोसेस, यानी फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक बनता है, तो उन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जो C4 प्लांट यानी 4 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। जो प्लांट C4 साइकिल को अपनाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया, क्यों C4 नाम पड़ा, कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आज का लेक्चर ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप लोग, जो लोग इस चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आप लोगों को समय समय पर लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे दूसरे लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।